आज हम लोग देखेंगे विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल के बारे में। तो अगर हम भारत के मानचित्र और पश्चिम की ओर बढ़ें तो आपको एक पीलापन क्षेत्र दिखाई देगा जो कि क्या है, थार मरुस्थल है। यह सुनहरी रेत की टीले एक विशाल विस्तार है जो कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र एवं व्यापक खुला आसमान है। थार मरुस्थल के रेत के टीले जो कि यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, और जैसा कि हम बता दें कि ये जो है NCERT का नया प्रिंटेड वर्जन का क्लास 7 का चैप्टर 1 है, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल के बारे में। तो थार मरुस्थल भारत के मानचित्र में देखेंगे तो पश्चिम की ओर में है, और यह एक कैसे दिखाई देता है तो सुनहरी रेत के टीले और एक तरीके का विशाल विस्तार उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। रेत के टीले का आकार कैसा होता है तो यहाँ पे समझते हैं इन सारी बातों को। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आगे। यहाँ पे देखिए ये जो एक पिक्चर दिखाया गया है जैसलमेर, जिसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जो कि भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। अब स्वर्ण नगरी जो कि जैसलमेर जाना जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है तो जैसलमेर, जो कि थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। और जैसलमेर किला यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है। थार मरुस्थल का क्षेत्र कहाँ कहाँ है तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कौन कौन से राज्य में थार मरुस्थल फैला हुआ है, तो वो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। मरुस्थल कठोर परिस्थिति के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। कठोर परिस्थिति क्या है, यह सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे पानी की बहुत ही कमी है, ठीक है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करती है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान होते हैं, रातें अत्यधिक ठंड होती है, जल की उपलब्धता का अभाव है। ये सारी जो स्थितियां हैं यहाँ का प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। थार में रहने वाले लोग अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली, इन सारी जो चीज़ें हैं वहाँ की कठिन परिस्थितियों को झेलने लायक हो गया है या वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर लिया गया है पुष्कर मेले में ऊँट के विक्रेता, जो कि थार मरुस्थल की सीमा पे है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। ये सारी चीज़ें जो बता रही है कि घर से दूर जल स्रोत से जल लाती हुई महिलाएं, जो कि ये सारी हैं, और एक ग्राम में वर्षा जल संचयन करने के लिए एक वेल बनाया गया, कुआं बनाया गया, जिसमें वर्षा का जल को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। जो भी आसपास का क्षेत्र से जो भी पानी जिसमें बारिश होता होगा तो ये क्या होता है, यहाँ इस तरीके से ये आपका ये जाकर वेल में जमा हो जाता है और बाद में यहाँ से निकाल कर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मरुस्थल में जल का अभाव होता है, ये बातें तो हम सभी जानते हैं। महिलाओं को प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी का तय करना पड़ता है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ रखने के लिए पारंपरिक विधि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाता है जब तक वे साफ ना हो जाएं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा बस विम बार या कुछ भी लिए साफ़ कर लिए, लेकिन रेगिस्तान में ऐसा नहीं होता। उसे क्या किया जाता है, रेत से ही रगड़ कर साफ़ किया जाता है और थोड़ा सा पानी से उसको बस पोंछ लिया जाता है, ये किया जाता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल पुनः उपयोग के लिए पौधे सींचने जैसे कार्य में लिया जाता है। इसलिए
अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़े तो ध्यान रखें कि पानी बहुत ही कीमती है और कहीं कहीं इसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। थार रेगिस्तान में लोगों को याद अवश्य रखें, राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों और जिनमें टांका कुंडी सम्मिलित है। ये ध्यान रखना है कि टांका या कुंड सम्मिलित है। ये कहाँ का है? तो राजस्थान में। ये क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि ये एक बेल है जिसमें क्या होता है, पानी संचित के होता है। इसी तरीके का टांका या कुंडी भी यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रह विधियाँ हैं जो कि वर्षा के जल को क्या करती है, संचित करती है और प्रायः पीने के उद्देश्य से संचयित करते हैं। तो टांका या कुंड में किस पर्पज से संचयन होता है? तो पीने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अरावली की पहाड़ियाँ। हमारा अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अगर पूरी दुनिया में है, विश्व में है, तो वो है अरावली, जो कि लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियाँ और पहाड़ियाँ हैं। हालांकि सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियाँ 300 से लेकर 900 मीटर ऊंची है। तो माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की जर्नी है। अगर आप यहाँ से आप जाएंगे तो आपको वहाँ की सारी भौगोलिक परिस्थितियों और भौगोलिक स्थितियों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या है। अरावली की बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अरावली पर्वत जो है उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग एवं जलवायु को आकार देने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक परिचीर के रूप में मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है, क्योंकि मरुस्थल जो है हमारे अरावली के पश्चिम में है और पूर्व में इस तरीके का ग्रीनरीज है, जो कि पश्चिम से जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसको आगे पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है। और भी बात करते हैं कि संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियाँ सदियों से खनन एवं निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित करती है। जावर एक जगह है जो जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रगणी थे, यानी सबसे आगे थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ स्थित हैं। ये अरावली का ही क्षेत्र है जहाँ पे रणथंभौर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे ऐतिहासिक किले भी हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारा ये जो जावर क्षेत्र है ये प्राचीन खदानों में खनन के लिए जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ का किला पहाड़ियों में स्थित है स्थान, और यह स्थान शत्रुओं को रोकने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? तो प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। जैसा कि भारत की बात करते हैं तो भारत आपका पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, और नीचे आपका दक्षिण की ओर हिंद महासागर से। तो नीचे यहाँ पे हिंद महासागर हो गया, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो इस तरीके से भारत का यह क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। और हम उसी के बारे में जानने जा रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो भारत में अनेक पठार है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित और ये है आपका मध्य पार्ट और ये आपका दक्षिण पार्ट। तो मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये त्रिकोणीय आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिकोणीय क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है।
यह बहुत ही पुरानी भूमि संरचना में भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि यह तीन ओर से क्या है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिम घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। तो आपको बात बता दें कि यहाँ पे ये क्या होता है, पश्चिम घाट है, और यहाँ पे ये पूर्वी घाट है। इनके बीच का जो क्षेत्र है क्या है, आपका पठार है। पश्चिम घाट अधिक ऊंचा है, पश्चिम घाट अधिक ऊंचा है और प्राचीर की भांति पश्चिम घाट के तट के साथ फैला हुआ है। यहाँ कई सुंदर झरने हैं जो कि मानसून के समय इसकी खड़ी ढालों पर बहते हैं। बात करते हैं कि पश्चिम घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं तथा यह क्षेत्र जैविक विविधता से परिपूर्ण है। पश्चिम घाट के उत्तर भाग को सह्याद्री कहते हैं, पश्चिम घाट के उत्तर भाग को। तो ये आपका पश्चिम घाट है और ये उत्तर भाग है, तो इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर भाग को क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे हैं, यानी कम ऊंचे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में यानी पर्वत खंडों में विभाजित है, जो पूर्वी घाट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार बनाता है। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों को जल प्रदान करती है। यह पठार खनिजों, वनों तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध है, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। इसमें ढलान किया है, ये अगर वेस्ट है तो ये हल्का सा ढलान ऐसे पूरब की ओर है, यानी ढाल किधर की है, ईस्ट की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है जो कि है छत्तीसगढ़ के घने जंगल और आदिवासी समुदायों के लिए आवास प्रदान करता है। ये छत्तीसगढ़ का घना जंगल है जो कि क्या करता है, वहाँ के आदिवासियों को आवास प्रदान करता है। तो ढाल हम देख रहे थे क्या, पूरब की ओर है, इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहाँ से उद्गम होती है, जो कृषि, उद्योग एवं पनबिजली के लिए जल उत्पादन करती है। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियाँ हैं जैसे कि नर्मदा, तापी भी हैं, जो कि अरब सागर में गिरती है। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदायों का आवास स्थली है, जिसमें से संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित है। ये सारे के सारे क्या हैं, जनजाति हैं या आदिवासी समुदाय हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपरा और जीवन शैली जो कि प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। ये प्रकृति के बहुत ही करीब होते हैं और प्रकृति की ही इनका घर होता है। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ आसमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती है। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखाया गया है जो कि पेरियार कानाल, मुन्नार, केरला में है, जो कि एक पावर हाउस जलप्रपात है।
यहीं पे पश्चिम घाट में सिंह के समान पूंछ वाला बानर, जिसको मकॉक कहा जाता है, मैकॉक, जहाँ पश्चिम घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में किंग कोबरा, ये सारे जो भी हैं जीव जंतु जो कि पाए जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ की विविधताओं के बारे में बताया गया है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला यह एक कीटभक्षी पौधा है जो कि कीट पतंगों को खाता है। यह चिपचिपे जाल का प्रयोग करके छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ता है और उन्हें खा लेता है। पठारी क्षेत्र में कोयले की खदानें एवं मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। पश्चिमी घाट पर स्थित भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई, ये पश्चिमी घाट पे ही स्थित है, और ये क्या है, मुंबई का एक छोटा सा पिक्चर है। भारत का अद्वितीय तटरेखा के बारे में अब समझते हैं कि ये क्या है। तो भारतीय तटरेखाओं पर अनेक सुंदर तट है। तट को पुलिन भी कहा जाता है। चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली शैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ हैं, तो कई द्वीपों पर घने जंगल से ढके हुए हैं। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी हैं। भारतीय तटरेखा 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। अब हम लोग बात करते हैं भारत का पश्चिमी तट के बारे में। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरला तक विस्तृत है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से होकर गुजरती है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों या जिसको कहते हैं एस्चुअरी का निर्माण करती है। यह तट रेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भूभाग आकृति जैसे सकरी खाड़ियाँ, जिसको क्रिक्स कहते हैं, एस्चुअरी आदि से बने होते हैं। इस तट पर नर्मदा नदी और तापी नदी के मुहाने सबसे बड़े हैं। यानी पश्चिमी घाट पर देखें या पश्चिमी तट पर देखें तो नर्मदा नदी और तापी नदी की मुहाने सबसे बड़े हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी तट के एक भाग का हवाई दृश्य यानी आसमान से लिया गया पिक्चर है, और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अरब सागर से कितने समीप हैं ध्यान से देख। ये देखने से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे पहाड़ और अरब सागर दोनों एक साथ मिले हुए हैं। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पतन और नगर हैं। पतन यानी पोर्ट हैं। वे हजारों साल से भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पूर्वी तट। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा पूर्वी तट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।